अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स अ फोर्टनाइटली ग्लांस विद अहमद अली नकवी। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूक्रेन क्राइसिस की, जिसके अंदर आप जानते होंगे कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान में एक रिस्क ऑफ वॉर जो है वो बन रहा है और इसी क्राइसिस के हवाले से यूरोपियन एंड अमेरिकन डिप्लोमेसी इज़ आल्सो वेरी एक्टिव ऑन दैट। नाज़रीन, ये क्राइसिस करंटली शुरू हुआ जब रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के करीब अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करना शुरू किया एंड डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बट द हाईएस्ट एस्टिमेट इज़ दैट अराउंड 175,000 रशियन फोर्सेस आर डिप्लॉयड नियर बॉर्डर विद यूक्रेन, जो कि यूक्रेन के नॉर्थ की तरफ भी आते हैं और साउथ की तरफ भी हैं और यूक्रेन के ईस्ट की तरफ भी आते हैं। नाज़रीन, ये जो बिल्डअप हुआ यूक्रेन के अंदर, ये कोई पहला क्राइसिस नहीं है। दिस इज़ नॉट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू क्राइसिस, इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ एन ओल्ड क्राइसिस। और इसकी बेसिक जो डेवलपमेंट है वो शुरू होती है 2014 में, जब यूक्रेन की एक टेरिटरी है जिसको हम क्रीमिया कहते हैं या क्रीमियन पेनिनसुला कहते हैं, रशिया ने उसके ऊपर एनेक्सेशन, उसको इन्वेड किया, उसकी एनेक्सेशन की एंड मेड इट पार्ट ऑफ रशियन टेरिटरी। उसके बाद से रशिया और यूरोप के और अमेरिकन के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हुए, लेकिन उस के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ। इनफैक्ट वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग यूक्रेन, यूएस एंड यूरोपियंस हैव कंटिन्यूसली बीन ब्लेमिंग रशिया दैट इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन स्पॉन्सरिंग द रेबल्स दैट हैव स्टार्टेड अ सिविल वॉर इन द ईस्ट यूक्रेन। सो नाज़रीन, उसके बाद से ही एक ये जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन है वो कंटिन्यू चल रही है और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम रिसेंट बिल्डअप भी देखते हैं रशियन फोर्सेस का। ऑल्दो रशियन लीडर्स इस नोशन को रिजेक्ट करते हैं कि उनका कोई ऐसा प्लान है इन्वेड करने का यूक्रेन का, बट वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, यूक्रेन एंड सम ऑफ द स्टेट्स, दे आर कंसर्न्ड कि चूँकि रशिया क्रीमिया पे इन्वेड करके कब्ज़ा कर चुका हुआ है, तो ये एक सिमिलर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में देयर इज़ अ वेरी रियल एंड सीरियस थ्रेट टू यूक्रेन। और नाज़रीन, आप जानते होंगे यूरोपियंस यूनियन जो है और साथ में नेटो वगैरह जो हैं इंक्लूडिंग अमेरिकन्स, they have been threatening severe consequences to Russia, although they did not give a threat to war, but they did threaten economic threats to the Russians if that invasion takes place. तो नाज़रीन, इसी पे अगर हम बात करें कि इस कॉन्फ्लिक्ट की जो ओरिजिन है वो बेसिकली कहाँ पे स्टार्ट होती है। नाज़रीन, इसी हवाले से अगर हम जब इसकी ओरिजिन पे जाएं और ख़ासकर इसके काजेज़ पे जाएं, तो डिफरेंट काजेज़ हमारे सामने आते हैं इस क्राइसिस के हवाले से, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। जो नाज़रीन करंट क्राइसिस है उसकी बुनियाद बना 2008 के अंदर। उस वक्त के जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल थे, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी और उन्होंने नेटो के बिहाफ पे कहा था कि सूनर और लेटर जॉर्जिया एंड यूक्रेन माइट गेट द मेंबरशिप ऑफ नेटो। So he expressed this desire and the possibility of these two states joining NATO. But नाज़रीन, यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी पॉइंट को लेकर हम देखते हैं कि फिर क्रीमिया का क्राइसिस भी बनता है और अल्टीमेटली जाके हम देखते हैं कि जो लास्ट गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है यूक्रेन के अंदर, उस गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी का जो टॉप प्रायोरिटी है दैट इज़ टू गेट मेंबरशिप ऑफ नेटो। दिस इज़ समथिंग नाज़रीन जो कि रशियंस के लिए कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। अब सेकेंड रीज़न रिलेट्स टू द सेम डिस्कशन, क्यों रशिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है कि अगर यूक्रेन या जॉर्जिया जो है वो नेटो को ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, ये एक हिस्टोरिकल पॉलिसी रही है रशिया की, ख़ासकर सिंस वर्ल्ड वॉर II और याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑनवर्ड्स, दैट रशिया इज़ अनविलिंग टू एक्सेप्ट द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स and in current times the American state getting any military foothold on the borders with Russia, especially in East Europe. इस आर्गुमेंट के पीछे, इस पोजीशन के पीछे नाज़रीन रशिया की हिस्ट्री इन्वॉल्व है। रशिया हैज़ हिस्टोरिकल fears of invasion from the Western Europe, which is evidenced from Napoleon's invasion, then invasion by Germany in World War I, and again in World War II by Hitler. So नाज़रीन, एक सिक्योरिटी
फियर है, एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट है रशिया का ईस्ट यूरोप के अंदर, एंड रशियन डिज़ायर है दैट ईस्ट यूरोप मस्ट नॉट बी मिलिट्राइज्ड बिकॉज इट पोजेज अ सिक्योरिटी रिस्क टू देम. But since NATO after Cold War started expanding towards East Europe, so that creates a major concern and a security threat to the Russians. And this provocation, this amassing of the forces on Ukraine border reflects the Russian reaction to the NATO's plans to expand towards East Europe. बट इन एडिशन टू दैट नाज़रीन, हम यहाँ पे एक और फैक्टर जिसकी तरफ बात करेंगे वो कॉज है कि सिर्फ नेटो नहीं बल्कि इनफैक्ट द वेस्टर्न यूरोपियंस आर आल्सो ट्राइंग टू गिव मेंबरशिप टू द ईस्ट यूरोपियंस इन द यूरोपियन यूनियन. और नाज़रीन अगेन, चाहे वो सिक्योरिटी अलायंस हो नेटो का या पॉलिटिको इकोनॉमिक अलायंस यूरोपियन यूनियन का हो, एनी वेस्टर्न स्टेट्स प्रेजेंस ऑन द बॉर्डर्स विद ईस्टर्न यूरोप in Eastern Europe along with the Russian border is likely to get a reaction from the Russians, especially if it is without the consultations and discussions and without the explicit consent of the Russian leadership. Another reason of this crisis is that नाज़रीन, बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स ये कहते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हैज़ a history in mind of reviving the glory of Russia. And it is in this context that Putin, on many occasions, have refused to accept Ukraine even as a state. So there are different examples in which, on different occasions on which he said, Ukraine is not even a country, it is just a piece of land that has been separated from Russia after the Cold War. And एक और नाज़रीन वजह जो कुछ स्कॉलर के नज़दीक बनती है वो जो ग्रेजुअली सिंस बाइडन केम टू पावर, बाइडन की फॉरेन पॉलिसी में टॉप प्रायोरिटी तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की ज़रूर है, बट फॉर दैट पर्पज़ ही इज़ गेटिंग मोर अलाइंड विद द यूरोपियंस. रशियन फियर ये है दैट यूएस अलाइनमेंट विद यूरोपियंस, स्पेशली नेटो एंड द यूरोपियन यूनियन, इज़ डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन एंड देयरफॉर पोजेस मोर थ्रेट टू देम. So Russia is responding to that challenge and giving them a warning that if you try to develop an axis which is against Russia, Russia is prepared for it. और नाज़रीन, एक और कॉन्टेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है, कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक और ख़ासकर जो अमेरिकन स्कॉलर्स हैं वो ये समझते हैं that the real aim of Russia in this crisis is to extract maximum benefits from Biden administration and the Europeans, considering that Europeans and the Biden administration, they both want to focus on containment of China. And this crisis is distracting them from the main national security goal. And by doing it, Biden is in a complex scenario, is in a very complex situation because his foreign policy priority is China, but he has to deal with the Russians. And Putin knows this dilemma faced by the Biden administration. And through this build-up, Russia is trying to extract more interests in East Europe. So नाज़रीन, अब देखते हैं इसके ऊपर कि प्यूटन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रशियंस हैं, उनकी ऑफिशियल डिमांड्स क्या हैं. ऑफिशियली नाज़रीन, लास्ट वीक में जो रशियन फेडरेशन है उसके स्पोक्स पर्सन ने, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने, दे प्रेजेंटेड अ चार्टर ऑफ डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया. और ये वही चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जो कि लास्ट वीक के अंदर होने वाली पुतिन और बाइडन की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स, उसके अंदर भी पुतिन ने प्रेजेंट की थी. वो क्या थी? देयर आर सम ऑफ देम. वन, दैट 2008 में जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने प्लेज किया था that they can't rule out the exclusion of Georgia and Ukraine from NATO, that pledge must be withdrawn and a legal measure must be ensured कि दोबारा यूक्रेन या जॉर्जिया को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा. Secondly, Russia also wants the end of NATO's military drills along with the Russian border. Thirdly, Russia also demanded that NATO must not expand towards states, especially with those ones that border with the Russians. Another demand of the Putin administration was, it is in fact, that
जो रशियंस हैं उनकी चूँकि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है बाल्टिक सी के अंदर भी और ब्लैक सी के अंदर भी, तो उनकी डिमांड ये है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ऑफ शिप्स शुड बी मेंटेन्ड इन बाल्टिक सी एंड द ब्लैक सी। और नाज़रीन लास्ट डिमांड जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है, जो कि लिंक करती है लास्ट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। नाज़रीन आप शायद जानते हों कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 के अंदर एक कोल्ड वॉर ईरा की एक ट्रीटी थी जिसको हम INF कहते हैं, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, अंडर विच डिप्लॉयमेंट ऑफ लैंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स विद अ रेंज बिटवीन 500 किलोमीटर्स टू 5500 किलोमीटर्स, उनकी बैनिंग के ऊपर एक ट्रीटी थी जो कि रशिया और US के दरमियान में थी। उस ट्रीटी से विड्रॉ किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, एंड रशियंस फियर दैट अमेरिकन्स माइट स्टार्ट डिप्लॉइंग न्यूक्लियर मिसाइल्स विद दिस मच रेंज along the border with the Russians, posing a direct security threat to them. So currently Putin wants Biden to revive and re-adopt this INF treaty, and this is one of the charter of demands presented by President Putin. However, apparently in a public response to that, the NATO spokesperson have categorically rejected all of these demands and said these demands are nothing but a blackmailing. So नाज़रीन, अब आते हैं कि अगर ये क्राइसिस रहता है या एस्केलेट होता है तो व्हाट कुड बी द कंसिक्वेंसेस फॉर द रीजन एंड फॉर द वर्ल्ड। नाज़रीन, पहला कंसिक्वेंस तो है कि देयर इज़ इंक्रीज चांसेस ऑफ अ डायरेक्ट वॉर इन दिस रीजन। नाज़रीन, रशिया और अमेरिकन के दरमियान में ये क्राइसिस कोई नया नहीं है, रशिया और यूक्रेन के दरमियान में क्राइसिस नया नहीं है, एंड ये लास्ट क्राइसिस भी नहीं है। But obviously, since there are lots of major global changes and regional changes, there is a real possibility that this conflict may escalate into a full-blown war. क्या रशिया की अगर इन्वेड करते हैं यूक्रेन को तो क्या ये वॉर बायलैटरल ही रहेगी? History tells us it never happened in the past. It did involve a lot of other regional states that are directly affected by this invasion. सो नाज़रीन, एक पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो किसी तरह से डायरेक्ट वॉर का थ्रेट तो नहीं दिया गया, बट देयर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी दैट दिस वॉर माइट क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट ट्रिगरिंग अदर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन, एंड इट मे टर्न इनटू अ मेजर फुल फ्लेज वॉर अमंग द मेजर यूरोपियन पावर्स, विच इज़ कैटास्ट्रॉफिक फॉर दिस वर्ल्ड। बट नाज़रीन, इसी कॉन्टेक्स्ट में चूँकि थ्रेट ऑफ वॉर बढ़ा है तो इसका मतलब इनसिक्योरिटीज़ बढ़ी हैं। दिस क्राइसिस, वेदर इट एंड्स पीसफुली और नॉट, it is likely to create more insecurities after this crisis. So post crisis development को अगर मैं evaluate करें तो उस security dilemma is created as a result of this crisis, which is obviously unrepaired. और नाज़रीन, जब security dilemma create हो गया है which is irreparable, तो obviously उसकी वजह से यहाँ पे दो possible outcomes और भी हैं, वो हैं arms race and the threat of nuclear proliferation. Because the regional states and the global powers will likely to turn the balance of power in their own favor, conventional as well as nuclear. That is definitely going to turn into a regional and global arms race and the threats of nuclear proliferation. Additionally, नाज़रीन, यूरोपियन की सॉइल के ऊपर जो लास्ट मेजर वॉर हुई थी वो थी जॉर्जियन वॉर, जब रशिया ने इन्वेड किया था जॉर्जिया को, और उसके बाद से पिछले 15 सालों में ऑलमोस्ट कोई मेजर वॉर नहीं हुई। और ग्लोबल पावर्स में वॉर, जो मेजर पावर्स में वॉर सिंस वर्ल्ड वॉर 2 देयर वाज नो। सो नाज़रीन, बहुत सारे लोग हैं जो इस यूक्रेन क्राइसिस को इक्वेट कर रहे हैं विद द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, द रियल थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म्स conflict between the major global powers over here. This time it may not be a direct war with the United States, but with major European powers. Another consequence of this crisis is likely to be on the European plans to develop their own military. Nazin, Europeans are very closely watching how America reacts to Russian aggressive maneuvers. Agar Americans prove to be soft on Russia, this would become another justification for European push, and especially French and German push, to develop the European military of their own, which should work independent of the United States for European security. और नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक कॉन्सिक्वेंस एक्सपेक्टेड है वो है US डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इंडो पैसिफिक।
नाज़रीन, जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं और उससे पहले ट्रंप और उससे पहले ओबामा वगैरह, तो डिफरेंट लास्ट जो यूएस प्रेसिडेंट्स रहे हैं पोस्ट 9/11, उनकी टॉप प्रायोरिटी रही है इन आइडेंटिफाइंग एंड कंटेनमेंट ऑफ चाइनाज थ्रेट टू द यूएस सिक्योरिटी एंड द यूएस ग्लोबल हेजेमनी. नाज़रीन, दिस क्राइसिस हैज़ डिस्ट्रैक्टेड the Biden administration's efforts to contain China regionally and globally. So in other words, the unintended beneficiary of this crisis is the Chinese. So नाज़रीन, आज के लिए यही कुछ इस क्राइसिस की इवेंट्स चूँकि करंटली हो रहे हैं, it is very difficult to conclude it in that way. However, what we do conclude is the European security will not be the same after this crisis. आज के लिए नाज़रीन इतना कुछ ही. Thank you so much for watching this program. Do give your feedback in the comment section and do see the outlines as well as the one-liner on your screen.